हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया। क्या पेट्रोल के दाम 150 रुपये प्रति लीटर होने वाले हैं? क्या डीजल 200 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा? ये हमें जवाब चाहिए इस चीज़ का। ऐसे सवालों के जवाब हम एक डेफिनेट तरीके से तो नहीं दे सकते, लेकिन हम स्टडी कर सकते हैं कि क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी में, विश्व इकॉनमी में उथल पुथल होने वाला है रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से। और इसको हम डीपली एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आगे डिस्कशन शुरू करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट का वर्ल्ड की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। उसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकॉनमी, रशिया की इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी। आखिर में आएंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर हम देखेंगे, बैलेंस्ड व्यू रखने की कोशिश करेंगे। रिसेंट न्यूज ये है कि जो बाइडेन ने 8 मार्च को यह डिक्लेयर कर दिया था कि वो रशिया से किसी भी तरीके के एनर्जी इंपोर्ट्स को बैन करने वाले हैं। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है, और मैक्सिमम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात यहां पे हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के लिए यह बैन लगाना बहुत आसान है, क्योंकि अमेरिका एटलीस्ट 10% से भी कम अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशिया से पूरी करता है, और अमेरिका के पास खुद के भी ऑयल रिजर्व्स है जिसको वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए इतना आसान नहीं है। तो बात सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं है, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड रशिया और यूक्रेन के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। जहां हम देखते हैं 6.5 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल के डेली बेसिस पे, वहां 17% ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑयल यहां प्रोड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम वीट की बात करें तो रशिया प्लस यूक्रेन मिला के लगभग 30% दुनिया का वीट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 75% ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो है, जो कि कुकिंग और बाकी चीजों में इस्तेमाल होता है, वो रशिया और यूक्रेन से आता है। रशिया और यूक्रेन को मिला के फर्टिलाइजर्स यानी कि नाइट्रोजनस, फास्फोरस, पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स 15 से 20% वर्ल्ड के यहां से आते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी का स्केल देखें। तो अब बाइडेन ने ये तो जरूर कह दिया है कि अमेरिका टारगेट कर रहा है रशियन इकोनॉमी को, लेकिन अमेरिका के लिए करना आसान है, यूरोप के लिए यानी उनके नेटो एलाइज के लिए यह करना बहुत मुश्किल है। उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। रशियन नेचुरल गैस के ऊपर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है। जर्मनी की एग्जांपल है, जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वो 40% ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से करवाती है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और 25% जो रशिया की इंपोर्ट होती है नेचुरल गैस, वहां से इनकी एनर्जी आती है। तो जर्मनी के लिए कोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल को उन्होंने फेज आउट किया हुआ है, लेकिन ऑयल और गैस के लिए वो रशिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और इसकी एक एग्जांपल थी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस डायरेक्ट रशिया से जर्मनी तक अंडरग्राउंड, अंडर सी ले की गई है, और ये यूक्रेन से पहले लेके आते थे गैसेस। तो ये पहले पाइपलाइंस चलती थी यूरोप की तरफ, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसको रिप्लेस करने के लिए रशिया ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हो सकता है उनको पहले से ही पता था कि यूक्रेन को हम कंट्रोल में लेके आने वाले हैं, जिसके लिए वॉर हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सप्लाई लाइंस यहां से कर दी थी, जिससे रशिया को भी बहुत फायदा होने वाला था और जर्मनी के भी पैसे बचने वाले थे। लेकिन वॉर के अनाउंसमेंट के बाद से नॉर्ड स्ट्रीम 2 को होल्ड पे रख दिया गया है जर्मनी के भी द्वारा, लेकिन जर्मनी इतना कंफर्टेबल नहीं है इस बात को लेके। तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और इकोनॉमी को लेके यूएस और जर्मनी के बीच में टकराव हो सकता है। इसका हम एक नजरिया देख सकते हैं जहां पे जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, वो पुतिन के साथ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ वो फाइटर जेट्स नहीं भेजना चाहते हैं यूक्रेन की मदद के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अप्रोच में फर्क है, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस यूरोप की रशिया के ऊपर ज्यादा है और अमेरिका की कम। अगर बाकी कंट्रीज की भी बात करें तो 2021 में गैस इंपोर्ट्स देखिए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज रशिया से गैस इंपोर्ट करती हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए उसकी जरूरत है। तो यूरोप इतना भी ज्यादा एडमेंट नहीं है रशिया को लेके जितना हम सोच रहे हैं, और अमेरिकन मीडिया हमें सोचने पे मजबूर कर रही है। यूएस की कई कंपनीज ने रशिया से भी पुल आउट किया है। तो ये सारी कंपनीज, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, फोर्ड, नाइकी, मैकडोनल्ड्स, तमाम कंपनियां ऐसी हैं 40-50 तक जिन्होंने रशिया से विड्रॉ कर लिया है। और इसका इंपैक्ट हम रशिया के अंदर तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड के अंदर भी देख रहे हैं। तो जो मैंने आपको आइटम्स बताई, जिन आइटम्स की प्रोडक्शन होती है, उन आइटम्स के रेट्स में, प्राइसेस में अब बहुत ज्यादा इंक्रीज आने वाला है। तो ब्रेंट क्रूड यानी कि यूरोप में जो
ट्रेडिंग होती है क्रूड की, वो ये 130 दिखा रहा है लेकिन 140 तक पहुंच चुकी है, यानी कि उसके रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रीसेंट टाइम्स में अटकलें लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर भी और बाकी वर्ल्ड के अंदर भी ऑयल के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये वैसे ही एक कोरोना से परेशान इकोनॉमी के ऊपर एक डबल बर्डन आ जाता है जब यूएस ऐसे सैंक्शन लगाता है रशिया के ऊपर। और यूएस सैंक्शन लगाता तो है, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज को इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जहां पे ओशन में आप जो ट्रांसपोर्ट करते हो उसके रेट्स ट्रिपल होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब फ्यूल महंगा हो जाएगा और रस्ते में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक सी से होने वाले ट्रेड के ऊपर टर्की जो यहां पे नीचे ब्लैक सी के नीचे कंट्री है, उसने अब रोक लगा दी और रशिया के एक्सपोर्ट्स की शिप्स को रोक रहा है। तो इसका मतलब रशिया यूक्रेन से होने वाले एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से इन सभी कमोडिटीज के प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज आने वाला है। रशिया और यूक्रेन से हमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं और इन रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज करके हम बहुत चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो अब आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो रशिया और यूक्रेन से आती थी, उन कमोडिटीज को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा आधारित होता है और लोग किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन को परसीव करते हैं उस पे बहुत आधारित होता है। तो पिछले मंडे जब ऐसा लगने लगा कि यूएस जो है वो रशिया के ऊपर बैन लगा देगा, रशिया की एनर्जी के ऊपर बैन लगा देगा, तो 6 लाख करोड़ एक ही दिन में इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है और सेंसेक्स जो है वो एक ही दिन में 3% अपनी वैल्यू लूज कर देता है। अब लोग जो है जनरली वॉर के दौरान फाइनेंशियल मार्केट में अपने स्टॉक बेचते क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको ये डर रहता है कि आने वाले समय में उनके स्टॉक्स की वैल्यू और कम होती जाएगी, तो ये सेलिंग स्प्री पे चले जाते हैं। कंट्रीज एट वॉर जनरली इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया के सेंट्रल बैंक ने अभी रिसेंटली अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 20% तक कर दिए। तो इसका मतलब अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो वो 20% तक आपको उसका रिटर्न मिलेगा। क्यों करते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज? ताकि लोग पैसे खर्च ना करें, पैसे जमा करें बैंक में, और इस जमा हुए पैसे को वॉर एफर्ट में लगाया जाता है। तो आप देखेंगे कि लोग शेयर मार्केट से इंटरेस्ट उनका हट जाता है और वो बॉन्ड्स और 20% की इंटरेस्ट में बैंक्स में अपने खाते खोलने शुरू कर देते हैं। तो बॉन्ड और डिपॉजिट ज्यादा रिलायबल और ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आते हैं स्टॉक मार्केट से। कमोडिटी की बात करें तो जितने भी कमोडिटीज हमने देखी, वीट देखा, ऑयल देखा, गैस देखा, इन सब के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो लोगों को इस बात का डर है। लेकिन अगर हम देखें, फाइनेंशियल मार्केट्स की स्टडी करें और हिस्टोरिकली देखें, तो ये सारे वो इवेंट्स हैं जो वॉर या वॉर रिलेटेड इवेंट्स थे। लेकिन इन सभी इवेंट्स में ये देखा गया कि जनरली स्टॉक मार्केट एक आधे दिन के लिए डिसरप्ट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट्स पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां देखेंगे रिसेंटली 2020, 2019 में जो भी इवेंट्स हुए हैं जिनमें या तो टेररिस्ट बॉम्बिंग्स इन्वॉल्व थी, वॉर इन्वॉल्व थे, मतलब इंस्टेबिलिटी के इवेंट्स होते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर डे पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है उसको। लेकिन टोटली आप ये लॉन्ग टर्म में कह सकते हो कि टोटल लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इतना नुकसान नहीं होता है। खैर, प्रॉब्लम इस बार ये है कि ऑलरेडी कोविड की वजह से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, लेकिन अब वो और कम हो जाएगा। रशियन इकोनॉमी की बात करते हैं। रशिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले तो उनकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि अब एक यूएस डॉलर 137 रशियन रूबल के बदले मिल रहा है, जबकि कुछ समय पहले तक यानी एक महीने पहले तक वो लगभग 75 to 80 रूबल हुआ करता था। तो एक तो ये होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी करेंसी में डील करने के लिए लोग अब तैयार नहीं है, आपसे ट्रेड रिलेशंस कम करना चाहते हैं, तो वो अपने पास जो रूबल पड़ा होता है वो बेचना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी चीज को बेचने की शुरुआत होती है, उसकी डिमांड कम होती जाती है, उसके प्राइस कम होते जाते हैं। वैसे ही रूबल के साथ हो रहा है। रशिया की सिक्योरिटी मार्केट्स में भी ऐसा ही हुआ और लोग अपने स्टॉक्स बेचने लग गए। मॉस्को के सेंट्रल बैंक को और उनके शेयर मार्केट के रेगुलेटर को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े और कुछ समय के लिए उन्होंने ट्रेडिंग भी बंद करवाई। खैर, एक और कदम जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उठाया है वो ये कि स्विफ्ट नेटवर्क से रशिया को हटा दिया। ये स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। तो इस स्विफ्ट जो है SWIFT, दैट इज बेसिकली
इफ यू हैव टू ट्रांसफर सम मनी बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज हैं और दो अलग अलग कंट्रीज में रहती हैं और उनको एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो डायरेक्टली उस पैसे को एक्सचेंज नहीं करते, वो एक बैंक के पास जाते हैं। तो यूएस के बंदे ने रशिया में पैसे भेजने हैं तो वो यूएस के बैंक के पास जाएगा, और रशिया के बंदे ने जो रिसीव करने वो रशिया के बैंक के पास जाएगा। दोनों बैंक आपस में एक मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है स्विफ्ट, और ये स्विफ्ट बेल्जियम के अंदर डेवलप हुई है, यानी कि यूरोप के अंदर डेवलप हुई है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रशिया को वंचित कर दिया गया है। आपने लास्ट वीक देखा होगा कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि स्विफ्ट यूज नहीं कर सकते रशियंस और रशिया के बैंक्स, तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गए थे और उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट को एक्टिवेट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा कदम माना जाता था। इसको अपोज करने के लिए चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स के पास एक अलग सॉफ्टवेयर है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है CIPS। लेकिन अगेन आप किसी हद तक ही चाइनीज सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, चाइनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको वर्ल्ड के साथ लिंक बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी वर्ल्ड को रशिया की जरूरत है उतनी ही रशिया को भी वर्ल्ड की जरूरत है। अब कंज्यूमर गुड्स की भी बात करते हैं, तो रशिया में कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो उनकी करेंसी जो है वो डाउन जा रही, तो कोई भी चीज अगर वो इंपोर्ट करने वाले हैं रशियंस, तो उसके लिए उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, जिसके ऊपर वो यूरोप के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, जर्मनी वगैरह के ऊपर, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, रशियंस को महंगाई झेलनी पड़ सकती है। रशिया के ऊपर एक और इंपैक्ट क्या पड़ा है, रशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs और बिलियनियर्स मिलियनियर्स के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने की बात कही गई है। और जो बाइडेन ने बोला है कि आप अपनी स्पीचेस उनकी अगर देखोगे तो वो कहते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी लंबी चौड़ी यार्ड है, 50 मिलियन तो हमें उधर से ही मिल जाएंगे। तो अब उनके एसेट्स जब फ्रीज होने लग गए हैं तो ये थोड़ी टेंशन में आ गए, और फरवरी 28 के बाद से 13 ऐसे बिलियनियर्स हैं, रशियन बिलियनियर्स, जिनको सैंक्शन लगे हैं, यानी उनके एसेट्स जो दूसरी कंट्रीज में थे, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में, उनको फ्रीज किया जा रहा है, उनको कलेक्ट करके बेच दिया जाएगा। तो ये सैंक्शंस जो हैं वो एक्चुअल में सिर्फ रशिया के ऊपर ही नहीं, बाकी कंट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट डालने वाले हैं, जिसमें हम अब इंडिया को स्टडी करेंगे। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि वीट एक्सपोर्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30% वीट पूरी दुनिया का कौन एक्सपोर्ट करता है, रशिया और यूक्रेन। यहां इंडिया का वीट जो है वो उसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो कंसिडरेबल प्राइसेस पे उसे बेच सकता है, और ऐसा देखा भी गया है कि इंडियन वीट की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। बुरी खबर ये कि वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे मैंने सनफ्लावर ऑयल के बारे में बताया, उसके प्राइसेस इन जनरल बढ़ सकते हैं, और इंडिया अपने एडिबल ऑयल्स का 50-60% जो है वो इंपोर्ट करता है, तो उनके लिए बुरी खबर हो जाती है। जैसे ही ब्रेंट यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉटन की डिमांड इंक्रीज होती है। अब आप सोचेंगे इसका क्या लेना देना है, मैं आपको बताता हूं। जो सिंथेटिक फाइबर्स की इंडस्ट्री होती है, यानी पॉलिएस्टर, नायलॉन वगैरह, वो पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और क्रूड ऑयल को ट्रीटमेंट करके उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, लोग कॉटन के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, कॉटन टेक्सटाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ना कि सिंथेटिक टेक्सटाइल को, और इंडिया के कॉटन ग्रोअर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अगेन फर्टिलाइजर के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया अपना 1/3 पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो होता है, MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, वो रशिया और बेलारूस से इंपोर्ट करता है। तो उसके दाम अगर बढ़ते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान भी हो सकता है। तो यहां फायदा हो रहा है, यहां नुकसान हो रहा है, यहां फायदा हो रहा है, यहां नुकसान हो रहा है। तो आपके लिए ये डुअल अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को तब नुकसान ज्यादा होगा जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसको मैं अभी थोड़ा और डिटेल में रुपीज में बताऊं। इंडिया ये भी सोच रहा है, क्योंकि इंडिया अपने 50 से 55% डिफेंस एक्सपोर्ट्स रशिया से करता है, तो इस वजह से अगर सैंक्शंस लगते हैं रशिया के ऊपर, जो कि लगेंगे, तो इंडियन इंपोर्ट्स का क्या। आपको याद होगा 2018 में इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी रशिया से, और उस वक्त अमेरिका का जो एक कानून होता था जिसको कहते थे काटसा, और वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाता था, और रशिया से डिफेंस ट्रेड करने वाली कंट्री के ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था।
लेकिन इंडिया को इस काटसा से वेवर मिला था, यानी कि उनको एग्जेम्पशन मिली थी। क्या वो एग्जेम्पशन आगे मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। एंड अगर वो नहीं मिलेगी तो इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा, ये आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। तो इंडिया की इकोनॉमी का ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और कई ग्लोबल जो फाइनेंशियल डेटा निकालते हैं, IMF या ग्लोबल डेटा, ये लोगों ने भी कहा है कि इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ जो हमने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सोची थी वो शायद उतनी अब रीच ना हो पाए। फाइनली हमारी इकोनॉमी पे सबसे बुरा इंपैक्ट किस चीज का पड़ सकता है? जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। ऑल्दो करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले अपना रिकॉर्ड लो पे आई थी 2 दिन पहले, अब थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन फिर भी $1 इज इक्वल टू 76.4 या 39 इंडियन रुपीज, ऐसा रेट चल रहा है। अब ये करेंसी डेप्रिशिएट होने के क्या कारण है? बेसिकली जैसे ही डॉलर की वैल्यू बढ़ती है वर्ल्ड मार्केट में, और अभी वो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि बाकी करेंसियों के मुकाबले लोग डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी करेंसी, रूबल जैसी करेंसियां जो हैं वो डाउनग्रेड हो रही। अब जैसे ही डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली रुपये की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है उसके मुकाबले। आरबीआई के पास पड़े होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, जिसमें उनके पास डॉलर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े होते हैं। अब आरबीआई कई बार करेंसीज को मैनेज भी करता है। ऑल्दो इंडिया में करेंसी एक्सचेंज रेट मैनेज नहीं किया जाता, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहता है। लेकिन अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, यानी ज्यादा गिरावट या ज्यादा इंक्रीज आ जाता है, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई स्टेरलाइजेशन की ऑपरेशन कंडक्ट करता है। उस स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई के पास जो डॉलर पड़े होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो मार्केट में रिलीज कर देता है बैंक्स के जरिए। और जब वो मार्केट में रिलीज कर देता है, मान लो डॉलर्स की नंबर मार्केट में बढ़ जाते हैं, तो जब किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू या प्राइस नीचे आ जाती है ना। जो रेयर चीज होगी, जो कम मिलती होगी, उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो अभी डॉलर एक रेयर चीज बनी हुई है। अगर डॉलर की वैल्यू कम करनी है और रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो फिर डॉलर को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई क्या करता है? डॉलर रिलीज कर देता है मार्केट में। इसे कहते हैं स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर वॉलेटिलिटी हो तो आरबीआई अपने $600 बिलियन के रिजर्व में से कुछ पैसे रिलीज भी करेगी। रुपये जब नीचे गिरता है तो इंपोर्ट करने वाले को और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ऑलरेडी $140 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। इसके साथ साथ रुपये की वैल्यू भी कम होगी, तो मतलब $1 के लिए हमें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो इसकी वजह से डबल इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। तो ये क्रूड ऑयल वाला जो पॉइंट है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। अब आगे इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? एक तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म होती है तो शायद स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी प्राइसेस सब बेटर इंप्रूव हो जाए। लेकिन दूसरा तरीका, रशिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज है जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, खास तौर पे ईरान, वेनेजुएला, ये कंट्रीज जो हैं ये ऑयल एक्सपोर्ट कर सकती है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लेकिन वो खस्ता हालत में इसलिए पड़े हुए हैं कि अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। करप्शन बहुत ज्यादा है वेनेजुएला में, तो वहां की माइनिंग कंपनीज, ड्रिलिंग कंपनीज के जो इक्विपमेंट है वो सारे खराब हो रखे हैं। तो इस वजह से अगर मान लो कल को वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हट जाए अमेरिका की तरफ से, और ऐसे संकेत आ रहे हैं, तो शायद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नजर आए। और बेहतर यही होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो वैसे ही कोविड से बहुत ज्यादा गुजर रही थी मुश्किलों से, और ज्यादा मुश्किलों में ना आए। So that was all in this video. I really hope you liked our explainer, and please make sure to subscribe our channel so that you can see all our videos in the coming future. Thank you.